हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल अब शुरू हो चुका है COP30 और COP30 की शुरुआत के साथ ही एक खास नाम बहुत चर्चाओं में है, वो है TFF यानी कि ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। अब ये है क्या और ये चर्चा में क्यों है, सारी बातें समझना जरूरी है। दरअसल भारत ने घोषणा कर दी है कि भारत TFF को ज्वाइन करने वाला भी है। तो जलवायु परिवर्तन की दिशा में दुनिया के तमाम देश मिलकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अब कुछ खास पहलुओं के साथ में कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि उन सारे डिसीजंस की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन जो खास ये नाम चर्चा में है इससे जुड़े हुए तमाम पहलू पता होना जरूरी है। तो फिलहाल हमारे टाइटल का यहाँ पर कहना है कि न्यू फंड टू प्रमोट वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, व्हाट इज द TFF एंड व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट इट। तो सभी चीज़ों को समझना है भाई। फिलहाल की एक नया फंड शुरू किया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, और इसके अलावा TFF के मामले में क्या क्या चिंताएं हैं वो सारी चीज़ें भी समझनी जाननी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, सारे पहलुओं पे करते हैं विचार, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो COP30 जलवायु सम्मेलन जो इस बार हो रहा है ब्राज़ील के बेलम में, और इस दौरान ये तय किया गया है कि एक वैश्विक कोष शुरू किया जाएगा जो मुख्य रूप से काम करेगा वैश्विक उष्णकटिबंधीय वनों के लिए। अब इस दौरान क्या क्या हमें पता लग रहा है, तो देखिए इसका उद्देश्य है उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण मॉडल तैयार करना, यानी कि एक ऐसे मॉडल पे कार्य करना जो लंबे समय तक इन पूरी के पूरे उष्णकटिबंधीय वनों के लिए दीर्घकालीन वित्त की स्थिति प्रदान करे और उस वित्त का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके। हालांकि भारत ने भी इसमें शामिल होने के लिए सहमति दर्ज कर दी है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर जुड़ जा रहा है, क्योंकि दरअसल भारत और ब्राजील वैश्विक दक्षिण के मामले में लीडर्स माने जाते हैं, बड़े लीडर्स माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार की ये पहल ब्राजील ने शुरू की है उस पर भारत का समर्थन मिलना दोनों देशों के बीच में एक पॉजिटिव सहमति को भी दिखाता है। आइए इसका जानते समझते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्यों क्यों खास है और किन किन मामलों से जुड़ी हुई है। तो देखिए दरअसल यह एक स्व वित्त पोषित निवेश कोष है, यानी कि ये स्वतः ही वित्त पोषित रहेगा, कुछ इस प्रकार का निवेश कोष रहेगा। अब इस दौरान ये तय किया गया है कि इसमें 125 अरब डॉलर की राशि इकट्ठी की जाएगी, कलेक्ट की जाएगी। और ये जो 125 अरब डॉलर है इसमें तय किया गया कि 25 अरब डॉलर तो सरकारी या फिर परमार्थ फंड से कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन साथ ही 100 अरब डॉलर को प्राइवेट सेक्टर से निवेश कराया जाएगा। अब ये जो पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा वो भी समझिए। तो दरअसल ये जो राशि है, यह राशि बॉन्ड और विविध निवेश साधनों में निवेश की जाएगी, यानी कि जहां कहीं भी लगता है कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है या और भी चीजें हैं तो वहां पर इसको निवेश करने का काम करेंगे। अब जब निवेश किया जाएगा तो इस निवेश के मामले में जो भी वार्षिक रिटर्न प्राप्त होगा उस वार्षिक रिटर्न को 74 विकासशील देशों को बांटा जाएगा, उनको दिया जाएगा। और जिन लोगों के पास में उष्णकटिबंधीय वन है, यानी कि 74 वो देश जो खास तौर पे कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित है, इसके बीच में पड़ते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो उन देशों से ही जुड़ा रहने वाला है ये पूरा का पूरा फंड। और इस फंड का रिटर्न, जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न को आगे देशों को दे दिया जाएगा, फिर उस रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए वो देश अपने यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण का काम करेंगे। अब इसका आधार क्या रहेगा, यानी कि अब 74 देश रहने वाले हैं, तो 74 देशों में किस प्रकार से सभी को ये फंड दिया जाएगा या इससे जुड़े हुए क्या पहलू रहेंगे। तो देखिए दरअसल भुगतान का निर्धारण करने के लिए सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से वन आवरण पर पारदर्शी निगरानी भी रह जाएगी। तो दरअसल पूरे तौर पे रिमोट सेंसिंग के थ्रू चेक करेंगे ऊपर से कि हाँ कहाँ पर किसके पास कितना वन क्षेत्र है, कहाँ वन क्षेत्र घट रहा है, कहाँ वन क्षेत्र बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों पे निगरानी करेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और निगरानी और सभी पहलुओं पर ध्यान रखने के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग फंड्स को अलॉट करने का काम होगा। और अभी फिलहाल दुनिया से ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोलंबिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, ये ऐसे देश हैं जिन देशों ने शुरुआती योगदान की घोषणा भी कर दी है कि हम इतना इतना पैसा इस फंड के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो सभी देश अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं भी दिखा रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वो कितना फंड देगा। दरअसल भारत का एक खास पहलू ये भी है कि भारत ने इस पहल में शामिल होने के लिए कहा है कि मैं एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में ही शामिल होना चाहता हूं। तो भारत ने इस प्रकार की कोई भी घोषणा अभी की नहीं है। बाकी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर क्या सोचते हैं, पर यह पहलू अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये खास पहल हम लोग दुनिया में पहली बार देख रहे हैं कि केवल और केवल उष्णकटिबंधीय वनों के लिए ये बात सोची जा रही है कि इन वनों का संरक्षण कैसे हो, कैसे इन वनों के आगे की स्थिति को ध्यान में रखा जाए और कैसे
से इन वनों का विकास और विस्तार किया जाए, वो सारी चीजें यहाँ सोची जा रही है। तो अब दरअसल हमें इस प्रकार के फंड की क्यों जरूरत है, या ये हम लोग को किस किस प्रकार से क्षेत्रों में मदद करने वाला है, जरा एक बार वो पहलू भी समझते हैं। तो देखिए, वैश्विक आर्थिक प्रणाली में कुछ खास विडंबनाएं बनी हुई हैं। अब विडंबनाएं किस प्रकार की हैं? दरअसल हम लोग दुनिया भर के अंदर अभी विकास करने में लगे हुए हैं, और आर्थिक विकास की इस दौड़ में हम लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वनों को ही। क्योंकि दरअसल वनों को हम काटते हैं, वनों को काट के हम लोग वहां से जो खाली जमीन होती है उसके बाद वहां पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उसको किसी और प्रकार से किसी और रूप में डेवलप कर देते हैं। तो दरअसल दुनिया भर की यही विडंबना है, और दुनिया भर की विडंबना में सभी को यही समझाना है कि देखो, मृत वन जीवित वनों से अधिक मूल्यवान है। जो आप ये सोचते हो ये गलत है। दरअसल विकास की संकल्पना ये कहती है कि मृत वन जीवित वनों से अधिक मूल्यवान है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये कहती है कि जीवित वन जो होते हैं वो जीवित वन साफ की गई जमीन से अधिक लाभदायक और अधिक मूल्यवान होते हैं। तो ये पूरी स्थिति जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, तो पूरी दुनिया ने यही विडंबना बना रखी है। जब हम विकास के दौड़ में आगे भागने लग जाते हैं तो हमें यही लगता है कि अब यहाँ पर खाली जमीन की वैल्यू वनों से ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। वनों का महत्व हमेशा ही ज्यादा था, और वनों का महत्व आज भी ज्यादा है, और जो काम वन कर सकते हैं वो खाली जमीन नहीं कर सकती। जहां वन एक तरफ हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो हमें दवाएं बनाने के लिए जरूरी तत्व भी वहां से प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमें फल भी मिलते हैं वहां से, और बाकी और पदार्थ भी मिलते हैं। इनके अलग अलग जो वृक्ष होते हैं वन के अंदर, उनके अलग अलग औषधीय उपयोग भी होते हैं। और इसी के साथ एक खास पहलू ये भी है कि दुनिया के अंदर वन कार्बन सिंक के एक बड़े स्रोत भी माने जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो देखो, अगर हम लोग विकास के दौर में जिस प्रकार से वनों को हटा रहे हैं, काट रहे हैं, और ये मानते हैं कि खाली जमीन वनों की तुलना अधिक मूल्यवान है, तो ये गलत धारणा है। और उसी धारणा को बदलने का फिलहाल कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि जीवित वन साफ की गई जमीन से अधिक लाभदायक और मूल्यवान है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो जो भी हम लोग जमीनों को काट कर, वहां से वनों को हटाकर कृषि या उद्योग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, आर्थिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं, ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी असंतुलन को पलटने का काम करना है, और वन पारिस्थितिकी सेवाओं की चीजों को आगे बढ़ाना है, और साथ साथ इनका मौद्रिक मूल्य भी स्थापित करना है। इसके अलावा कार्बन भंडारण और वर्षा नियमन और जैव विविधता, इन सभी को शामिल किया जाएगा वन पारिस्थितिकी सेवाओं में, और इसी के अकॉर्डिंग इनका जो मौद्रिक मूल्य है उसको स्थापित किया जाएगा, और मौद्रिक मूल्य स्थापित करते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इतनी सारी बातें सभी को क्लियर है। अब जब आवश्यकता समझ लिए, तो आवश्यकताओं के साथ साथ अब इसका महत्व भी समझिए कि जिस प्रकार से ये ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी शुरू की जा रही है, इसका क्या खास महत्व रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली खास बात तो ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने कोई ऐसा फंड या ऐसी पहल शुरू की है जो खास तौर पे वन से जुड़ी हुई है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई फंड इस प्रकार से वनों से संबंधित हो और वनों के संरक्षण के लिए और उसके उत्थान के लिए बातें करता हो। पहली बार हुआ है। ये चीजें अपने आप में बड़ी ही खास और अलग देखने को मिल रही है। दूसरी खास बात यह एक प्रकार से पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 6 है, यानी कि सीधे तौर पर जो हमारा 2015 में COP21 हुआ था, उसमें जो पेरिस समझौता हुआ था, वहां अनुच्छेद 6 में यह भी बताया गया था कि बाजार तंत्र पे काम करना पड़ेगा। बाजार तंत्र मतलब आपको चीजें निर्धारित कर देनी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि कार्बन मैकेनिज्म को लेकर के, ठीक उसी प्रकार की स्थिति है कि बाजार में सभी चीजों को सभी देशों के बीच में बांट दो। कैसे कार्बन उत्सर्जन करना है उसके लिए आपको फिर मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा अगर आप एडिशनल चाहते हैं, यानी कि सभी देश मिलजुल करके एक लिमिटेड सीमा डिसाइड कर लेंगे और उससे अधिक कार्बन उत्सर्जन नहीं करना। ठीक इसी प्रकार की बातें मानी जा रही है कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत बाजार तंत्र की भावना के अधीन ही है ये पूरा का पूरा मामला, और एक ऐसी व्यवस्था दे रहा है सभी को कि वहां हम लोग वनों के लिए संरक्षण और विकास के काम कर पाएंगे। इसके अलावा पारंपरिक अनुदान आधारित सहायता के विपरीत ये काम है, क्योंकि दरअसल इसमें परिणाम आधारित पहल मॉडल की स्थापना की गई है। जनरली किसी भी काम को शुरू करने से पहले अनुदान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपको अनुदान दे रहे हैं, आप ये काम कीजिए और चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट लाइए। लेकिन ये जो पहल कहती है कि परिणामों के आधार पर आपको यहां पर अनुदान मिलेगा। आप अच्छे परिणाम दिखाइए, पॉजिटिव आउटकम लेकर के आइए, आप अपने एफर्ट्स दिखाइए, हम आपको उन एफर्ट्स, उन परिणामों के आधार पर फंड्स प्रोवाइड करेंगे, पहले फंड्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक अलग और एक अच्छी स्थिति है। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ये अभी फिलहाल तो खाली तौर पर वनों के लिए शुरू किया गया है। अब वनों के लिए तो चीजें चलेंगी। अब माना जा रहा है कि अगर ये वनों के मामले में पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है और हम लोग को अलग अलग लाभ निकाल के देता है, तो बाद में इसका विस्तार अनेक क्षेत्रों जैसे कि मैंग्रोव, तटीय पारिस्थितिकी और बाकी क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। और इस प्रकार के अलग अलग फंड्स को और अलग अलग इनिशिएटिव्स को शुरू करके सभी क्षेत्रों को लाभ की स्थिति में जोड़ा भी जा सकता है। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें रहने वाली है। लेकिन अभी इससे जुड़े कुछ जोखिम भी हैं, तो इन जोखिमों से निजात पाना भी जरूरी है, अन्यथा ये प्रणाली सफल हो नहीं पाएगी। तो जोखिम क्या कहते हैं? तो जोखिम कहते हैं कि बाजार आधारित निवेशों पर निर्भर
निर्भर है पूरा का पूरा मामला। तो बाजार आधारित चीजें, अगर बाजार में उतार चढ़ाव होगा तो ये समझिए चाहे वित्तीय संकट हो या वैश्विक मंदी हो, तो उस दौरान रिटर्न और भुगतान दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे, ये भी माना जा रहा है। केवल बात इतनी ही नहीं है, संस्थागत वैधता की कमी भी है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि यूएनएफसीसीसी या पेरिस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो संस्थागत वैधता नहीं है इसके पास में। और इसके तहत अगर चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो विकास, जो विकसित देश हैं, वो विकसित देशों की जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है ये उससे अलग है, तो ये चीजों को भटका भी सकता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जलवायु न्याय और समानता सिद्धांत कमजोर पड़ने की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तो जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं वही चीजें हम लोग सक्सेसफुली पूरी नहीं कर पाए हैं, वो अधूरी रह जाती हैं, और अधूरी रहने के साथ साथ जो हमारे लक्ष्य हम लोगों ने डिसाइड किए हैं वो डिसाइडेड लक्ष्य भी हम लोग यहाँ प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब एक नई पहल और जोड़ देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक दबाव तो बढ़ाएगी ही, और चीजों को थोड़ा सा डाइवर्ट भी करेगी जो पिछली चीजें चली आ रही है उनकी तुलना में। इसके साथ यहाँ शासन अस्पष्टता भी बनी हुई है, जैसे कि फंड का प्रबंधन कौन करेगा, पारदर्शिता की स्थिति क्या रहेगी और वितरण तंत्र क्या रहेगा, इसको लेकर के अस्पष्टता बनी हुई है। वहीं इसके अलावा निजी निवेशक जो होते हैं वो खासतौर पे पर्यावरण हितों से उनका कोई लेना देना होता नहीं है, और निजी निवेशक खासतौर पर लाभ की संकल्पना से आगे बढ़ते हैं। तो जब निजी निवेशकों को लाभ ही चाहिए होता तो क्या वो आपकी पहल से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न अभी चर्चाओं में है और इनके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है। बट फिर भी अगर इन चिंताओं को या जोखिमों को समझ लें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये नई एक खास सुविधा शुरू की जा रही है, ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसके बहुत सारे जो आयाम हैं, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उष्णकटिबंधीय वनों के लिए, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि यहाँ पर सभी देश मिलकर सहयोग करते हैं तो ये पूरे वैश्विक समुदाय के लिए खास हो सकती हैं, और ये आपको दीर्घकालीन परिस्थितियों में बहुत ही विशेष लाभ भी निकाल के दे सकती है। ये सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, और ध्यान रखिएगा सारे पहलुओं को जीएस पेपर 3 के लिए। और केवल बात यहीं तक ही नहीं है, ये आप लोगों को एसए में भी बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, यहाँ पर भी चीजें जुड़ जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखिएगा, और सारी बातों को ध्यान रखने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी समझ रही है इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां हिंदू का न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ाया जाता है, न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन किया जाता है रोज सुबह 9 बजे। तो खास समय आप लोग के लिए बिल्कुल जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। और बात इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा स्टडी आईक्यू ने आप लोगों की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए शुरू कर दी है यूपीएससी लर्नर्स डे सेल। अब इस सेल में अगर आप लोग KL लाइव कोड यूज करते हैं स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा एक बेस्ट डिस्काउंट, और आप लोग के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो बेस्ट डिस्काउंट लेना है अगर आप लोग को SIP कोर्स पे, SIP यानी कि अगर आप 2026 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और 26 की तैयारी करते समय कमियां लग रही हैं, तो उन कमियों को दूर करा सकते हैं आप लोग SIP कोर्स ज्वाइन करते हुए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। यहाँ आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, सारी सुविधा मिलेंगी, PYQs भी सॉल्व करवाए जाएंगे, और कुछ पॉसिबल क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो आ सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। तो बेस्ट चीजें हैं आप लोग के लिए यहाँ पर, और फिलहाल प्राइस भी ड्रॉप हो गया। अगर आप कोड यूज करते हैं तो कम प्राइस पे आपको ये बैच मिल जाएगा, तो एनरोल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल है 15 नवंबर तक। इसके अलावा बात केवल SIP कोर्स ही नहीं, बल्कि जो सेल है वो आप लोग के 2027 के प्रतिज्ञा प्लस बैच के लिए भी है। अगर आप यहाँ भी KL लाइव कोड यूज करते हैं तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिलहाल 17,999 पर ये बैच अवेलेबल है। नवंबर इवनिंग बैच है, और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग मोड्स में आपको मिल जाता है। क्लासेस सारी प्रोवाइड होता है ताकि आपको सिलेबस कवर हो जाए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सारी सुविधा भी आपको मिलती है। इसके अलावा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। 1-to-1 मेंटरशिप को बहुत मदद करती है। साथ साथ स्कॉलरशिप भी रहती है, 11,000 की स्कॉलरशिप उन्हें जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और आपको पूरी फीस रिफंड की जाती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, और मेंस की तैयारी भी आपकी स्टडी आईक्यू करवाता है। तो ये यहाँ पर भी 15 नवंबर तक के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही समय जो है वो 15 नवंबर का है, तो ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। और इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पर। QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जहां आप लोग को PDFs प्रोवाइड होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी वो सब हो गई अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें करेंगे हम लोग आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा, और सेशन को कीजिए शेयर, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।